अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं तैयार होकर 10 मिनट में घर से निकलता हूँ। तुम अपार्टमेंट से निकलकर चर्च की तरफ जाने वाले रोड पर चहलकदमी करो। मैं बेमुश्किल आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें पिक कर लूँगा। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करके रसूल वापस क्रेडल पर रख दिया। तेज़ी से उठकर लिबास तब्दील किया और गाड़ी लेकर खामोशी से निकल पड़ा। गेट पर मौजूद चौकीदार को मैंने सख्ती से हदायत कर दी थी कि वो मेरे सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखे। अगर माँ की आंख खुल जाए और वो मेरे बारे में दरियाफ़त करें तो यही बताया जाए कि मैं कुछ देर पहले एक ज़रूरी दवा लेने की खातिर निकला हूँ। कोठी से निकलकर मैंने कार की रफ्तार तेज़ कर दी। मेरे जहन में कई ख्याल उभर रहे थे। मुझे यकीन था कि इस वक्त मनवाला के फ़ोन की आड़ में भी जोगिया का हाथ शामिल होगा। मैं इख्तिसार से काम लूँगा। मेरा अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मनवाला को चर्च रोड से पिक करने के बाद मैंने साहल की तरफ जाने वाले रोड का रुख किया। कुछ देर हमारे दरमियान बेतकल्फ़ी से बातें होती रहीं। फिर अचानक उसने चौंक कर पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? साहल की जानब। वहाँ का माहौल हम दोनों के लिए इस वक्त बड़ा सुकून बख्श होगा। नहीं, इस बार मनवाला ने जोगिया के मखसूस कोड का हवाला देते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मेरे पास वक्त कम है। मैं तुम्हें आज एक हैरत अंगेज़ तमाशा दिखाना चाहती हूँ। तमाशा? मैंने संभल कर बोला। मैं तुम्हारी बात का मकसद नहीं समझा। गाड़ी का रुख शहरी आबादी से दूर कदीम कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दो। मैं कब्रिस्तान के नाम पर कसमसा गया, लेकिन मैंने मज़ीद कोई सवाल करने की बजाय उसकी हदायत पर अमल करते हुए अगले राउंड अबाउट से गाड़ी का रुख कदीम कब्रिस्तान जाने वाले रोड की जानब मोड़ दिया। मनवाला ने अपनी ज़ुबान बंद कर ली। मैंने नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क थी। खुद मेरी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैं समझ रहा था कि इस वक्त उसका दिल दो दिमाग जोगिया की मावराई कुव्वतों के ज़ैरे असर था। लेकिन वो मुझे पुराने कब्रिस्तान क्यों ले जाना चाहती थी? ये सवाल मेरे जहन में भी सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रहा था। मेरे रेडियम डायल की दस्ती घड़ी इस वक्त रात के 12:20 का ऐलान कर रही थी जब मैंने अपनी गाड़ी मनवाला के कहने पर कब्रिस्तान से एक फरलांग दूर रोककर एक तरफ खड़ी कर दी। मैं मनवाला के साथ गाड़ी से बाहर आया। चारों तरफ घुप अंधेरे और सन्नाटे का राज था। मनवाला गाड़ी से उतरने के बाद इसी तरह चारों तरफ नज़रें दौड़ा रही थी, जैसे वो या तो सही सिमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो या फिर कुर्बो जवार का जायज़ा ले रही थी। हम इतनी रात गए पुराने कब्रिस्तान में। मैं इस वक्त तुम्हारे गैर ज़रूरी सवालात का जवाब नहीं दे सकती, उसने मेरा जुमला काटते हुए कहा। जो कुछ हो रहा है या होने वाला है उसे खामोशी से देखते रहो। मैं 3 कश्तियों में सवार हूँ। अगर मेरी तवज्जो किसी एक तरफ हो गई तो दूसरी तरफ से कोई खतरा भी पेश आ सकता है। मैंने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मनवाला के दिलो दिमाग पर इस वक्त जोगिया का कब्ज़ा था, वरना वो एक औरत होकर इस हौलनाक माहौल में इस कदर बेजिगरी से बात करने की जुर्रायत कभी ना करती। पुराने कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद मैं पूरी तरह मुहतात हो गया। कब्रिस्तान में जहां हुकूमत की तरफ से ममानियत आयद करने के बावजूद चोरी छुपे तदफीन का गैर कानूनी सिलसिला जारी था, कहीं तिल धरने की भी जगह नहीं थी। लेकिन मनवाला उसी तरह कदम उठाती, कब्रों को फलांगती,
खारदार झाड़ियों और नशीबो फराज से बचती बचाती कदम उठा रही थी, जैसे वहाँ के एक एक चप्पे से वाकिफ हो। उसकी बजाय मैं तारीकी में कई बार ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। ना हमवार रास्तों, ऊंची नीची पुख्ता टूटी फूटी और ज़मीन में दंसी हुई कब्रों को फलांगते हम तकरीबन 15 मिनट तक आगे बढ़ते रहे। फिर मनवाला एक जगह पहुंचकर रुक गई और नीचे झुककर उस कब्र को देखने लगी जो ज़मीन के अंदर बैठ चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज से तेज होती जा रही थीं। रात के सन्नाटे और कब्रिस्तान के डरावने माहौल में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी अजीब पुरइसरार महसूस हो रही थी। मेरी नज़रें मनवाला पर जमी थी। एक लम्हा तक वो अंदर धंसती हुई कब्र का जायज़ा लेती रही। फिर अचानक उसने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर इस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसके कदम दोनों हाथ बड़े मुश्ताक अंदाज में चल रहे थे। एक कमज़ोर लड़की का वो जुर्रायत अंगेज़ कदम मेरे लिए हैरत अंगेज़ था। फिर किसी ख्याल के तहत मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो मुझे झुरझुरी सी आ गई। खौफ के एहसास से मेरे बदन के तमाम रोंगटे खड़े हो गए। रगों में गर्दिश करते लहू की रफ्तार और तेज़ हो गई। मैं फटी फटी खौफजदा नज़रों से मनवाला के दोनों हाथ देख रहा था, जो कद्दाल का एक नोकदार आहनी अवजार की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। मैंने अपने होंठ सख्ती से दांतों तले भींच लिए। मैं खौफजदा नज़रों से सब कुछ देखता रहा। मनवाला ने किसी माहर गोरकन की तरह कब्र की मट्टी दाएं बाएं फेंक कर अंदर से 3 फुट लंबा हड्डियों का एक पिंजर बाहर निकाल लिया। फिर उसे ज़मीन पर अपने सामने रखकर तहकमाना लहजे में बोली, अब आखिरी फैसले का समा करीब है। मैं तुझे जन्म देने वाले की सौगंध देती हूँ कि अपनी हड्डियों की शक्ल बदल कर अपने असली रूप में सामने आ जा। मैं फटी फटी नज़रों से हड्डियों के इस साल खुर्दा पंजर को देख रहा था जिस पर धूल जमी हुई थी। मनवाला अपना जुमला बार बार दोहरा रही थी। अचानक मौसम का अंदाज भी बेहानक हो गया। आसमान पर बिजली कड़कने लगी। बिजली गरजने की खौफनाक आवाज़ों का शोर शुरू हो गया। पुरसकून फिजा में तेज़ हवाएं चलने लगी। मेरे दिल की धड़कनें और खून की गर्दिश तेज़ हो गई। वो तिलस्मी माहौल मेरे लिए दुनिया के 7 अजूबों से ज़्यादा अहमियत हासिल कर गया। मैंने सोचा कि मनवाला का हाथ थाम कर उसे घसीटता हुआ इस हौलनाक माहौल से दूर निकल जाऊं, लेकिन अपने इरादे की तकमील की जुर्रायत ना कर सका। किसी नादीदा ताकत ने मेरे कदमों को ज़मीन से जकड़ दिया। मैंने मनवाला को किसी खतरे का एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन मेरी कुव्वत मुझसे छिन गई। मैं किसी बेजान मुजस्समे की तरह अपनी जगह साकतो जामद खड़ा सब कुछ देखता रहा। मनवाला बार बार अपने एक ही जुमले को दोहरा रही थी। फिर अचानक पूरा माहौल बिजली की कड़क से गूंज उठा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं जो मंजर देख रहा था वो नाकाबिले यकीन था। हड्डियों के पंजर की जगह अब मुझे एक मासूम, खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा जीता जागता नजर आ रहा था, जिसकी एक आंख गायब थी। मेरे जहन में वो पुरइसरार पेपर वेट उभर आया जिसके अंदर मैंने किसी बच्चे की आंख को हरकत करते देखा था। उसकी करब में डूबी हुई आवाज़ भी सुनी थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई बेहानक ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरा वजूद लर्ज रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उसी मासूम और भोले भाले बच्चे पर जमी हुई थीं। बालक, मेरे कानों में मनवाला की सरसराती हुई मध्यम आवाज़ गूंजी। वो बच्चे से मुखातब थी, अब तेरे साथ कोई पलीद शक्ति, कोई अन्याय नहीं कर सकती। मैं तेरी सहायता करूँगी। तू अब अपनी ज़ुबान से सब कुछ उगल दे। वो कौन पापी था जिसने तेरी माँ की आत्मा को घायल किया था? मुझे परेशान मत करो। बच्चे की वही कर्बनाक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी, जो पुरइसरार पेपर वेट से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर रखती थी।
मेरी आत्मा को शांत रहने दो, जो बीत गया उसे खरीदने से क्या होगा। हो सके तो मेरे ऊपर एक दिया कर दो, मेरी माँ को मुझसे मिला दो। बच्चे की एक आंख की जगह खिला था, दूसरी आंख से आंसुओं के शबनमी कतरे उबल रहे थे। मैं सरतापा लर्ज उठा। जिस पापी ने तेरे ऊपर जुल्म किया है उसका नाम उगल दे बालक, मनवाला ने ठोस लहजे में कहा। मैं तुझे वचन देती हूँ कि मेरी शक्ति तेरे साथ न्याय करेगी। मैं उस अपराधी को नष्ट कर दूंगी और तुझे तेरी माँ से भी मिलवा दूंगी। अपनी जुबान पर पड़े ताले तोड़ दे। ये समय भी बीत गया तो मैं भी बेबस हो जाऊंगी। मेरी माँ कहाँ है? बच्चे ने बड़ी हसरत से कपकपाती आवाज़ में सवाल किया। वो अभी जिंदा है, तेरी जुदाई का गम भोग रही है। क्या तुम मेरी माँ को मुझसे मिलवा सकती हो? हाँ, परंतु केवल इस शर्त पर कि तुम मुझे उस अपराधी का नाम बता दो। मनवाला ने बड़ी आर्जी से इसरार किया। नहीं नहीं, बच्चे ने अचानक बेहद खौफजदा लहजे में कहा। वो महान शक्ति का मालिक है। अगर मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया तो वह मेरी दूसरी आंख भी निकाल लेगा। दूसरी आंख भी चली गई तो फिर मैं अपनी माँ के दर्शन कैसे करूँगा? तुम चली जाओ, मेरी आत्मा को और दुख ना दो। क्या उस अपराधी का नाम रमेश है? मनवाला ने सर्द आवाज में दरियाफत किया। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, बच्चे ने बदस्तूर सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। मैं वापस जा रहा हूँ। अपनी माँ के दर्शन नहीं करोगे? मनवाला ने उसे लालच दी। वो तुम्हारे मरने के बाद भी आज तक तुम्हारी राह तकती रहती है। तुम चले गए तो वो निराश हो जाएगी। बच्चे के चेहरे पर शशोपंज की कैफियतें उभर रही थी। फिर वो शायद कुछ कहना चाहता था कि अचानक बिजली बड़ी शिद्दत से कड़की। उसके साथ ही एक करीबी कब्र से आग के बेहानक शोले भड़क कर धुएं के स्याह बादलों के साथ मरगूले की सूरत में आसमान की तरफ बुलंद होने लगे। मेरे अलावा मनवाला की नज़रें भी एक लम्हे को उन शोलों की तरफ उठी और उसी लम्हे बच्चे का वजूद हम दोनों की नज़रों से उजल हो गया। हड्डियों का पिंजर भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़मीन का वो हिस्सा जिसे मनवाला के रूप में जोगिया की पुरइसरार कुव्वतों ने खोदा था, दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में नज़र आ रहा था। मैंने मनवाला के हाथों पर नज़र डाली तो वो भी अपनी असल हैबियत इख्तियार कर चुके थे। मैंने उसे सूरत हालात के बारे में दरियाफ़त करना चाहा, लेकिन उसने जल्दी से मेरा हाथ थाम कर संजीदगी से कहा, आओ अब वापस चलते हैं। लेकिन वो बच गया। मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका, हकला कर रह गया। अपनी ज़ुबान बंद रखो, वो झल्ला कर बोली। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सिर्फ अपनी अकल और आंखें खुली रखना, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। मैं मौके की नज़ाकत भांप कर अंदर ही अंदर तलमला गया। कब्रिस्तान से मनवाला के अपार्टमेंट तक वापसी के दौरान हमारे दरमियान मुकम्मल खामोशी तारी रही। मैं मनवाला को उतार कर अपने घर आया तो सुबह के 2:45 बज रहे थे। मेरा जहन बुरी तरह चकरा रहा था। नींद का गलबा इतना शदीद था कि मैं लिबास तब्दील किए बगैर ही अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। फिर मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। सुबह के 7 बजे थे जब मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे कच्ची नींद में ज़बरदस्ती झंझोड़ कर जगा दिया हो। मैंने आंखें मलते हुए देखा तो जोगिया मेरे सामने बैठा किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था। मैंने उसे अपनी ख्वाबगाह में इतनी सुबह अचानक देखकर हैरत का इजहार किया। मेरे जहन में गुज़श्ता रात कदीम कब्रिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात चकराने लगे। पहले उठकर लिबास तब्दील कर लो, मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ, उसने संजीदगी से कहा। मैं उठकर वाशरूम में गया। मैंने मुंह हाथ धोने और लिबास तब्दील करने में खासी इजलत से काम लिया। मुझे जोगिया से बहुत सारी बातों की वजाहतें तलब करनी थी। वो बच्चा कौन था जिसने हड्डियों के पिंजर से एक जीते जागते नौनहाल की शक्ल इख्तियार कर ली थी? वो जिस माँ को याद कर रहा था वो कहाँ और किन हालात से दो चार थी? क्या उस बच्चे का ताल्लुक उसी बदनसीब औरत से था जिसे मैंने ख्वाब की हालत में 2 पुजारियों के ज़ैरे एताब देखा था? मेरी नज़रों के सामने ही उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मनवाला ने कहा था कि वो अभी तक जिंदा है और बच्चे की राह तक रही है।
अगर ऐसा ही था तो क्या जोगिया उसको इस बात का यकीन नहीं था? क्या वो अपनी मावराई ताकतों से असलियत मालूम करने से कासर था? बच्चे ने सहमे हुए खौफजदा अंदाज में उस शख्स का नाम बताने से इनकार क्यों किया? वो कौन संगदिल जालिम था जिसने मासूम बच्चे को उसकी एक आंख से महरूम कर दिया? इस वहशियाना हरकत की पुष्ट पर क्या मसलहत कार फरमा थी? क्या जो पेपर वेट मेरे हाथ आकर निकल गया उसमें उसी बच्चे की एक आंख मौजूद थी जिस दस्तावेज पर मैंने दस्तखत किए थे? उसमें नरेश चंद्र की ज़ात को किस हद तक दखल था? मैं वॉशरूम से बाहर आ गया। मेरी आहट पाकर उसने मेरी तरफ सपाट नज़रों से देखा और संजीदगी से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि आंखें खुली रखना और बुद्धि से काम लेना, परंतु तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। मैं समझा नहीं, मैंने पलकें झपकाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे चौकीदार के जहन को वाश कर दिया है, उसने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। अब तुम उससे पूछोगे तो उसे भी ये बात याद नहीं रहेगी कि तुम कहीं बाहर गए थे। वो पुलिस के सवालात से बुखलाने की हमाकत नहीं कर सकेगा। पुलिस? मैं चौंका। हाँ, कुछ देर में पुलिस का अमला यहाँ पहुँचने वाला है, उसने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। कल रात तुम्हारे मैनेजर रजा को रमेश की पलीद कुव्वतों ने हमेशा की नींद सुला दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने के कारण हुई, परंतु उसकी धर्म पत्नी बार बार ये बयान दे रही है कि मरने से पहले उसका पति बिल्कुल ठीक ठाक था। वो दोनों बिस्तर पर लेटे बातें कर रहे थे जब उसके पति ने अचानक हलक से खरखराहट की आवाज़ निकालना शुरू कर दी। हंसते बोलते अचानक उसने दोनों हाथ चिल्लाने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर मौत की स्याही फैल रही थी। वो इस तरह हाथ पांव चला रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसकी आंखें अपने हलकों से उबलती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर तक वो मौत से पंजा लड़ाने के कारण उछल कूद करता रहा, फिर बिस्तर पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। जोगिया ने अपनी बात जारी रखी। पुलिस अब खानापुरी की खातर तुम्हारा बयान लेने आएगी। बौखलाना मत, वही बयान देना जो सच है। मरने वाला तुम्हारे पास कुछ ज़रूरी फाइलें दस्तखत के लिए छोड़ गया था। फाइल के बेतीर जो माल मसाला था उसे तुमने जलाकर राख कर दिया। अब उसको अपनी बुद्धि से निकाल दो। पुलिस के सामने उन कागजात की बात भूल कर भी ना करना। नरेश चंद्र का नाम भी तुम्हारी जुबान पर ना आने पाए, वरना गुत्थी और उलझ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या नरेश चंद्र को? मैंने कहा ना कि अपनी जुबान पर ताले डाल लो, उसने खिला में घूरते हुए कहा। समय का इंतज़ार करो। कल रात मनवाला के दिलो दिमाग पर कौन काबज था? मैंने पहलू बदल कर दरियाफ़त किया। मैं ही था, और करीब की कब्र से अचानक भड़कने वाला वो शोला। क्या खोजने के लिए तुम्हारे मन में खुलबली हो रही है? जोगिया ने मुझे तेज नज़र से घूरकर सरसराते लहजे में जवाब दिया। गुस्लखाने में मुंह पर छींटा मारने समय तुम्हारे मन में जो खुदबुद हो रही थी वो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इन बातों की तह में डुबकी मारोगे तो मकड़ी का जाला और फैल जाएगा। मैं तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात दूंगा, पर अभी नहीं। तुमने कहा था कि बच्चे की आंख वाला पुरइसरार पेपर वेट मुझे वापस कर दोगे। मैंने बात बदल कर कहा, जहाँ खोया था वहीं खोजना, परंतु 2 दिन बाद। जोगिया ने कुछ तवक्कुफ के बाद खुद कलामी के अंदाज में कहा, हो सकता है कि डोर का वो सिरा जो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा तुम्हारी पकड़ में आ जाए। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि जोगिया कुछ महसूस करके चौंका, फिर पलक झपकते में छू मंतर हो गया। उसी लम्हे माँ हाथ में सुबह का ताज़ा अखबार लिए दाखिल हुई। मैंने उनके चेहरे पर बेचैनी और उलझन के तासरात देखते ही भांप लिया कि वह मैनेजर की मौत की खबर और उसकी तफसील पढ़कर मुस्तरिब हो रही हैं। जोगिया ना आता, मुझे हालात से बाखबर ना करता, तो शायद अखबार में मैनेजर से मुतअल्लिक़ मौत की खबर, उसकी तस्वीर और तफसील पढ़ने के बाद मेरी भी वही कैफियत होती। कुछ खबर है तुम्हें? माँ ने करीब आकर अखबार मेरे सामने रखते हुए परेशान कुन लहजे में कहा। हमारा मैनेजर रजा
कल रात अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उसकी बीवी जो बयान दे रही है वो समझ में नहीं आया। माँ ने अपनी बात जारी रखते हुए हमदर्दी का इजहार किया। शायद बीवगी के अचानक सदमे ने उसके दिले दिमाग को बुरी तरह मुतासर किया है। मैंने अखबार उठाकर एक सरसरी नज़र डाली। खबर की तफसील के साथ मरने वाले की आखिरी तस्वीर भी शाया की गई। मैंने माँ की हालत से पेशे नज़र एक सर्द आह भरकर कहा, खुदा गरीक रहमत करे मरने वाले को। बड़ा खामोश तबा, मेहनत कर और दयानतदार कारकुन था हमारे इदारे का। मैंने माँ के अंदरूनी कर्ब को महसूस करते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मैं उसकी बेवा और घरेलू अखराजात का पूरा ख्याल रखूँगा। माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करने के अलावा उसकी दीगर ज़रूरियात को फ़िल्म के अकाउंट से पूरा किया जाएगा। मैं माँ को तसल्ली देता रहा। शायद मेरे मैनेजर की मौत की खबर पढ़कर उनके ज़ख्मों पर जमी खरंड को ठेस पहुँची थी। मैं माँ के साथ नाश्ता करने में मसरूफ़ था जब इलाके का एसपी एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों के हमरा कागजात की खाना पूरी करने आ गया। एसपी मेरा वाकफ़कार था, इसलिए उसने ज़्यादा छानबीन नहीं की। रस्मी कागजी कार्रवाई के बाद उसने उठते हुए कहा, एक बात मेरे जहन को ना जाने क्यों उलझा रही है। जब पोस्टमार्टम और पुलिस सर्जन की रिपोर्ट से ये बात वाज़े है कि मौत हरकते कल्ब बंद होने से वाक़या हुई है, तो मरहूम की बीवा बार बार पुलिस को पुरइसरार टाइप के बयानात देने पर क्यों मिसर है? वो हमें क्या बावर कराना चाहती है? हो सकता है कि हरकत कल्ब बंद होने से बेशतर मरने वाले पर जो सकराती कफ़ियत तारी हुई हो, उसने बेवा के जहन को शदीद तौर पर मुतासर किया हो। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, बरसों की रिफाकत के बाद अचानक जुदाई का सदमा जहन को अक्सर इतनी शिद्दत से मुतासर करता है कि इंसान बहकी बातें शुरू कर देता है। ख़ास तौर पर एक औरत के लिए शौहर की मौत का गम बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। क्या आप कभी मरहूम की बेवा से मिल चुके हैं? जी नहीं। मरने वाले के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? वो किसी उलझन या परेशानी का शिकार तो नहीं था? मेरी मालूमात के मुताबिक बेज़ाहिर रज़ा साहब ना सिर्फ ये कि बेहद दयानतदार, काबिल एतमाद और अपने काम से काम रखने के आदी थे, बल्कि नहायत कनात पसंद और मुनकसर मजाज तबीयत के मालिक थे। उनकी तनख्वाह भी माकूल थी। उन्होंने फिल्म से कभी अपने किसी ज़रूरत के पेशे नज़र कोई एडवांस वगैरह लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। आपकी मरने वाले से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? एसपी ने बाहर पहुंचकर अपने कार के करीब रुककर दरियाफ़त किया। कल ही की बात है जब वो हस्बे मामूल 2-3 ज़रूरी फ़ाइलें मेरे दस्तखत की गर्ज से लाए थे। मैंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, इस वक्त भी वो बेहद मुतमिन नज़र आ रहे थे। आपकी वालदा के मजाज अब कैसे हैं? खुदा का शुक्र है कि वो सेहतमंद हैं। वैसे इलाज चल रहा है। आपकी कार को पेश आने वाले हादसे का क्या बना? एसपी ने अचानक मौजू बदल कर पूछा। इलाका पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है। मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। मेरे लायक कोई खिदमत? मैंने मुस्कुराकर रस्मी अंदाज इख्तियार किया। अगर कभी ज़रूरत महसूस हुई तो जहमत देने से ग्रेज नहीं करूँगा। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। पुलिस पार्टी खाना पूरी करने के बाद चली गई तो मैं अंदर आ गया, जहां मां के चेहरे पर अभी तक जख्मों को ठेस लगने वाली कर्ब की कैफियत तारी थी। मैंने उनकी तवज्जो बटाने की खातर 2-4 रस्मी बातों के बाद फ़ाखरा से शादी का मसला छेड़ दिया तो उनकी तबीयत रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने लगी। 1 हफ्ता बीत गया। मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। कारोबार की देखभाल की भी ज़रूरी थी। जोगिया के कहने के मुताबिक 2 रोज़ बाद ही वो पुरइसरार पेपर वेट मुझे कपड़ों की अलमारी में उसी जगह रखा मिल गया जहां से गायब हुआ था। मैं महसूस कर रहा था कि इस पेपर वेट से इस बच्चे का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, जिसे कदीम कब्रिस्तान की एक मुनहदम कब्र से पिंजर की शक्ल में निकाला गया था। जोगिया ने मनवाला की सूरत में बच्चे से उस शख्स का नाम मालूम करने की बार बार कोशिश की जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी को कोई रोग लगा दिया था। बच्चे के चेहरे पर मंडलाने वाले खौफज़दा तासरात
इस बात की गमाजी कर रहे थे कि मरने के बाद वो किसी डर से उस जालिम का नाम जुबान तक लाने से गुरेज कर रहा था। जोगिया ने दूसरी कब्र से अचानक बुलंद होने वाले खतरनाक शोलों के सिलसिले में भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी। कुछ मसलहतें उसके पेश नज़र होंगी जिसकी बिना पर वो खुलकर इस रात से पर्दा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इन शोलों की पुष्ट पर रमेश का हाथ कहीं ना कहीं किसी तौर ज़रूर शामिल होगा। एक हफ्ते तक जोगिया ने भी मुझसे किसी तौर राब्ता कायम करने या सामने आने की जहमत गवारा नहीं की। चुनाचा मेरी तशवीश में रोज़ अफसा अजाफा हो रहा था। मुझे फाखरा की तरफ से भी फ़िक्र लाहक थी। माँ ने बेगम नफीस से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी और बार बार मुझसे शादी कार्ड छपवाने का तकाजा कर चुकी थी। मैं कोई ना कोई बहाना करके उन्हें बहलाता रहा। इस वक्त भी मैं दफ्तर में बैठा कारोबारी मसरूफियात में उलझा हुआ था जब घर से माँ का फ़ोन आया। शादी के कार्डों का क्या बना, कब तक छुपकर तैयार होंगे? मेरा ख्याल है कि 2-4 दिनों में मिल जाएंगे। मैंने गैर यकीनी अंदाज में जवाब दिया। दानिश, माँ ने संजीदगी से पूछा, कहीं तुम फाखरा से शादी करने से हचकिचा तो नहीं रहे? आपने इस बात का अंदाज़ा किस तरह लगाया? मैंने चौंक कर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम फर्मा बरदार भी हो और माँ की खुशियों की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करोगे। इसीलिए मैं इस वक्त फ़ोन पर तुम्हारी हतमी राय दरियाफ़त कर रही हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी है खुलकर साफ साफ कह डालो। मैं वादा करती हूँ कि तुमसे खफा नहीं होंगी। ये और बात है कि मुझे तुम्हारे इनकार से दुख ज़रूर होगा। अम्मी जान, मैंने तड़प कर पूछा, खुदा नाख्वास्ता इस वक्त आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं है जो आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं? नहीं, खुदा के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर फाखरा के सिलसिले में आप मेरी तरफ से किसी वहम में मुब्तला हैं। बात मेरे वहम की नहीं दानिश, तुम्हारी जानब से टाल मटोल की है। माँ ने साफ गोई से मगर नरम लहजे में जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि तुम अगर चाहते तो शादी कार्ड 2 दिन में छप कर तैयार हो सकते थे। मैं गलत तो नहीं कह रही? आई एम सॉरी अम्मी जान, मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत की। आप मुतमिन रहें, कार्ड 2 रोज़ के अंदर अंदर छप कर आपके पास पहुँच जाएंगे। बात सिर्फ कार्ड की नहीं, तुम्हारी ज़ाती खुशी की भी है। अभी वक्त है दानिश, तुम अगर किसी वजह से प्लीज़, मैंने माँ का जुमला काट कर संजीदगी से कहा, जब आप जानती हैं कि आपकी तरह मैं भी फाखरा को पसंद करता हूं, तो फिर बिला वजह अपने जहन पर किसी किस्म का बोझ क्यों ले रही हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शादी में हम दोनों की खुशियां मुश्तरक हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे। माँ की गुफ्तगू ने मेरी परेशानियों में और इजाफा कर दिया। मैं इकरार कर चुका हूँ कि फाखरा ना सिर्फ मेरी पसंद थी बल्कि मेरे लिए ज़िंदगी की बेहतरीन हम सफ़र भी बन सकती थी, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी को जानबूझकर किसी खतरे से 2-4 करने से गुरेज कर रहा था। मगर माँ के इसरार पर मैंने उसी शाम दफ्तर से वापसी पर कार्ड छपने के लिए प्रेस के हवाले कर दिए। 2 रोज़ बाद कार्ड छप कर आ गए तो दफ्तर के एक खुशखत कारकुन को घर बुलाकर मेहमानों की फहरिस्त उसके हवाले कर दी गई। मैं हस्बे मामूल कारोबारी मामलात में मसरूफ़ रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ रमेश की तरफ से इख्तियार की जाने वाली खामोशी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। जोगिया ने भी बराह रास्त राब्ता कायम किया था, न किसी और ज़रिया से मुलाकात की कोशिश की। मनवाला के साथ मेरी तकल्फ़ी बेकरार थी, लेकिन वक्ती तौर पर मैंने उसके साथ कहीं बाहर जाने का सिलसिला मुंतके कर रखा था। उसकी माँ 1-2 दिन छोड़कर बराबर मेरी खैरियत दरियाफ़त करती रहती। उसके टूटे हुए दिल में ममता का वो ज़ख्म फिर जाग उठा था जो छोटे बेटे की मौत के बाद रफ्ता रफ्ता सर्द पड़ रहा था। इस वक्त भी मैं उसी से बात ख़त्म करके अपने सामने रखी हुई फ़ाइल को निमटाना चाहता था कि मनवाला कमरे में दाखिल हुई। आप मम्मी की बातों से डिस्टर्ब तो नहीं होते? उसने दबी ज़बान में पूछा। प्लीज़, मैंने मसनूई सरजश का अंदाज इख्तियार किया। आप आइंदा मेरे और मम्मी के मामले में दखल अंदाजी की कोशिश से गुरेज करें तो मुनासिब होगा।
सॉरी सर, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराकर जवाब दिया। कैसे जहमत की? मैंने उसे बैठने का इशारा किया। मनवाला ने बड़े दिलबराना अंदाज में दोबारा माजरत करते हुए कहा, मैं इस वक्त आपको सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि आज रात आपको ठीक 9 बजे श्री नरेश चंद्र जी के जन्मदिन की पार्टी अटेंड करनी है, जिसमें सिर्फ गिनती के चंद करीबी लोगों को बुलाया गया है। ये पार्टी शायद उनके घर पर ही होती। मैंने अपनी इतला की खातिर दरियाफ्त किया। यस सर, पिछली बार आप शहर में मौजूद नहीं थे, इसलिए जन्मदिन की पार्टी के मनोरंजन में भाग नहीं ले सके। श्री नरेश चंद्र जी, मैंने हैरत का इजहार किया, तुमने ये हिंदी के अल्फाज कहाँ से सीख लिए? और भी कई शब्द मेरी बुद्धि में किसी पंछी के अनुसार फड़फड़ा रहे हैं, परंतु इनका इस्तेमाल फिर किसी शुभ घड़ी पर करूंगी। मनवाला ने मुस्कुराते हुए 2-4 लफ्ज और अदा किए, फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, मेरी बिल्डिंग में 2-3 हिंदू खानदान भी आबाद हैं, उन्हीं की जुबान सुन सुनकर सीख गई हूँ। और कोई खास बात? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए शोखी का इजहार किया। प्लीज सर, ये ऑफिस है, उसने खंखार कर दबी जुबान में कहा। फिर संजीदगी से बोली, मैंने सालगिरह के एतबार से फूलों के गुलदस्ते का ऑर्डर बुक करा दिया है, जो वक्त से पहले मिस्टर नरेश चंद्र के घर पहुंच जाएगा। रहा कोई मुनासिब गिफ्ट तो वो आप जाते वक्त किसी भी गिफ्ट शॉप से पसंद करके पैक करा सकते हैं। मेरे डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने हाथ उठाकर रसूर उठा लिया। मनवाला उसी लम्हे तेज़ी से बाहर निकल गई। हेलो दानिश कबीर ऑनलाइन, मैंने माउथ पीस में कहा। मैं नरेश चंद्र बोल रहा हूँ पुत्र। दूसरी जानब से नरेश चंद्र की मोहब्बत भरी आवाज़ उभरी। कैसे हो? कारोबार कैसा चल रहा है? सब आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं हैं। मैंने हस्बे मामूल इनकसारी से काम लिया। आज रात का क्या प्रोग्राम है? मुझे सालगिरह पार्टी के सिलसिले में टटोलने की खातिर दरियाफ्त किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है नरेश चंद्र जी कि आज मुझे आपके जन्मदिन की खुशियों में शरीक होना है। मैंने जवाब दिया, भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं शहर में मौजूद हूँ और आपके किसी न्योते से मुंह मोड़ सकूँ। भगवान तुम्हें और तुम्हारी माता जी को हमेशा सुखी रखे। इस बार भी बड़ी अपनायत का इजहार किया गया। सूरजबाची कबीर जी के नाते से तुम्हारे अभी मेरे ऊपर बहुत अधिकार हैं। मेरे होते किसी बात की चिंता मत करना। सेवा का मौका ज़रूर देना, नहीं तो मुझे दुख होगा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया। मेरे पास खुदा का दिया जो कुछ भी है, उसमें वाला साहब से आपकी दोस्ती और मेरे साथ आपकी रहनुमाई भी शामिल है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा पुत्र जी। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके कर दिया गया तो मेरे जहन में एक बार फिर वो दस्तावेज उभर आईं जिस पर दस्तखत कर देने की सूरत में मुझे और मेरे कारोबार को शदीद धचका पहुंच सकता था। नरेश चंद्र की पुरखलूस बातों से साफ जाहिर था कि वो ना सिर्फ मेरे हमदर्द थे बल्कि मेरे मरहूम वालिद के शुक्रगुजार भी थे। अगर उनकी बातों में रियाकारी और किसी साजिश की बजाय सिर्फ मोहब्बत और खलूस का दखल था तो फिर वो दस्तावेज किसने और क्यों तैयार की? क्या नरेश चंद्र को इस दस्तावेज के बारे में मतलब कोई इल्म नहीं था, या वह किसी मजबूरी और दबाव के तहत किसी के उकसाने पर ऐसा कदम उठाने पर मजबूर थे जो जोगिया की बर वक्त मदद ना करने की सूरत में मेरे मुस्तकबल और कारोबारी साख दोनों पर असर अंदाज हो सकता था? सच क्या था और क्या झूठ? मैं खासी देर तक इसी गुत्थी को सुलझाता रहा। रात को मैं तैयार होकर कद आदम आईने के सामने खड़े होकर अपने हुलिये का आखिरी जायजा ले रहा था। फिर अलमारी से अपने मखसूस सेंट की शीशी निकाल कर लिबास को महकाया। फिर शीशी वापस रखते वक्त ना जाने क्यों मेरे जहन में बच्चे की आंख वाला पुर इसरार पेपर वेट उभर आया। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर उसे सिगार बॉक्स से निकाल कर देखा, फिर उसे वापस रखने की बजाय जेब में डालकर बाहर आ गया। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैंने उस पेपर वेट को जेब में रखने की ज़रूरत क्यों महसूस की, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो हरकत महज इत्तफाकिया सरजद हुई। उसमें मेरे किसी इरादे को मतलब कोई दखल नहीं था।
9 बजने से कुछ देर पहले मैं गप्ता भून पहुंचा तो नरेश चंद्र और उनकी धर्म पत्नी ने वसीओ अरीज लान पर लगे पिंडाल के बाहर मेरा इस्तकबाल किया और मैं पिंडाल में दाखिल हो गया। वहाँ कई जाने पहचाने कारोबारी चेहरे नजर आए। सालगिरह का एहतमाम हस्बे हसीयत किया गया था। एक मुख्तसर स्टेज को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहमान अपने अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन मेरी नज़रें उस हट्टे कट्टे दराज कद पुजारी पर मरकूज हो गईं जो अपनी धुन में मगन था। उस पुजारी को देखकर मेरे दिल की धड़कनें यकलख्त तेज हो गईं। अगर मेरी नज़र धोखा नहीं खा रही तो उसकी शक्ल, कदो-कामत और चेहरे के एक एक खदुखाल हूबहू उस दराज कद पुजारी से मिलते जुलते थे जिसे मैं ख्वाब में उस मजबूर और बेबस औरत पर तेल छिड़कर आग लगाते देख चुका था, जो बरहना हालत में किसी ज़मीन दोज तह खाने में पड़ी थी। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़कर बड़ी अजियतनाक हालत में रखा गया था। मेरे खून की गर्दिश हर लम्हा तेज होती जा रही थी। मेरे ख्याल के मुताबिक गीता का पाठ पढ़ने वाला पुजारी 100% वही था जिसे मैं ख्वाब में देख चुका था। मेरे जहन में फिर भौंचाल की कैफियतें पैदा होने लगी। वो पुजारी कौन था? अगर वही था जो मैं समझ रहा था तो फिर उसका नरेश चंद्र से क्या ताल्लुक? क्या इस दस्तावेज की तैयारी में भी उसका भी कोई अमल दखल था जिस पर दस्तखत कर देने की सूरत में मेरी बर्बादी मेरा मुकद्दर बन जाती? क्या रमेश, नरेश चंद्र और वो दराज कद पुजारी सब एक ही थैली के चटे बटे थे, या सिर्फ रमेश की नापाक शैतानी कुव्वतें उन सब को कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचा रही थीं? खुद वो दूर बैठा तमाशा देख रहा था। दस्तावेज की तैयारी में अगर नरेश चंद्र का हाथ होता तो वो इस पुजारी को मेरे सामने लाकर मुझे चौंकाने की कोशिश कभी ना करता। मेरे जहन ने नरेश चंद्र के किसी साजिश में मुलव्वस होने की नफ़ी की। वो बड़ा तजर्बाकार और घाघ किस्म का कारोबारी आदमी था। अगर दुश्मन होता तो मेरे वालिद को भी नुकसान पहुंचा सकता था। वालिद की मौत के बाद मेरी रहनुमाई कभी ना करता। लेकिन वो हटा कटा पुजारी महज मेरा वहम नहीं था। हकीकत में मेरी निगाहों के सामने स्टेज पर खड़ा नरेश चंद्र के जन्मदिन के मौका पर गीता का पाठ पढ़ रहा था। दराज कद पुजारी अपना फ़र्ज पूरा करके फिर पुश्त के रास्ते से पिंडाल की ओट में चला गया। अगर मेरे इख्तियार की बात होती तो मैं खामोशी से उसका ताक़ुब ज़रूर करता। उसका पता चला लेने के बाद बहुत से मसले हल हो सकते थे, कई राजों से पर्दा उठ सकता था। लेकिन मैं उस वक़्त ऐसी पोजीशन में नहीं था कि उसका पीछा कर सकूं। नरेश चंद्र ने अपनी धर्म पत्नी का हाथ थाम कर सालगिरह का केक काटा तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। अगर मेरा बस चलता तो इस वक्त मैं मिस्टर नरेश को गोल्डन जुबली शील्ड भी ज़रूर पेश करता। प्रताप ने मुझे मुखातब किया। उसका लहजा मैनीखेज था। मैं उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच सका, इसलिए दबी ज़बान में उसे टटोलने की खातिर कहा, आप शायद गलत हिसाब लगा रहे हैं। नरेश चंद्र जी आज अपनी 50वीं नहीं 75वीं जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। मैंने जिस गोल्डन जुबली शील्ड की बात की थी उसका संबंध नरेश चंद्र जी के जन्मदिन से नहीं बल्कि उनकी शादी से था। प्रताप के जवाब में भी हल्का सा तंज शामिल था। मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। मैंने बेतकल्फ़ी से पूछ ही लिया। अगर कोई ख़ास बात ना हो तो मुझे भी इसमें शरीक कर लें ताकि मैं भी किसी शील्ड का एहतमाम कर सकूं। हैरत है कि आप घर के भेदी, मेरा मतलब है कि नरेश चंद्र जी के इतने करीब होते हुए भी इस बात से वाकिफ़ नहीं कि उनमें और उनकी धर्म पत्नी की पसंद और नापसंद में धरती और आकाश जितना फ़र्क है। प्रताप ने लापरवाही से दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब इस जन्मदिन ही को ले लीजिए। यहाँ पर धूम धड़के के साथ नाच गाने का कुछ बंदोबस्त भी होना चाहिए था, लेकिन पिंडित पुजारियों ने शरी मैनों की कान में ज़रूर कुछ जंतर मंतर पढ़कर फूंक दिया होगा कि केक काटने से पहले गीता का पाठ पढ़ना ज़्यादा शुभ होगा। और अपने नरेश चंद्र जी ने श्रीमती के कहने के अनुसार पिंडित और पुजारियों को भी न्योता भेज दिया। प्रताप ने मेरा हाथ दबाते हुए राजदारी से कहा,
50 साल तक बीवी के कहने पर चलने वाले पति को क्या गोल्डन जुबली शील्ड नहीं मिलनी चाहिए? ओह आई सी, मैंने बेज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। लेकिन प्रताप की इस बात से मैंने उस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इस हट्टे कट्टे पुजारी की गिप्ता भून में आमद की पुष्ट पर मिसेस नरेश की मर्जी को ज़्यादा दखल था। अपनी प्लेट तैयार करके मैं दोबारा अपने मेज़ की तरफ बढ़ रहा था जब मैंने खिलाफ़े तवक्का मनवाला को पिंडाल में दाखिल होकर अपनी सिमत आते देखा। वो इस वक्त मौका की मुनासबत से बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मेकअप ने भी उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए। वो करीब आई तो मैं उसे तअज्जुब का इजहार किया। क्या तुम्हें भी दावतनामा मिला था? जहाँ इतने सारे मेहमान इकट्ठे हों वहाँ एक खूबसूरत लड़की की जगह बगैर इनविटेशन के भी निकल आती है। मनवाला ने मुस्कुराकर पूछा, आपका क्या ख्याल है? किसके बारे में? मैंने उसे छेड़ने की खातिर लापरवाही का मुजाहरा किया। तुम्हारा सवाल लड़की से मुतअल्लिक है या मेहमान के बारे में दरियाफ़त कर रही हो? एक सच्ची बात कहूँ? कहो। दोनों ही अपनी अपनी जगह कुछ ज़्यादा बुरे नहीं, मनवाला ने मुस्कुराकर कहा तो मैं भी बेइख्तियार हंस दिया। आपने घर से निकलते वक्त जो इत्तफाकिया हरकत की थी वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगी। क्या मतलब? मैंने उसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। आप इस पेपर वेट को क्यों भूल रहे हैं जो आपके कोट की अंदरूनी जेब में पड़ा है? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। नाग बिच्छू, मनवाला ने सरसराती लहजे में जोगिया का मखसूस कोड बयान किया। फिर बड़ी गंभीर संजीदगी से बोली, हो सकता है कि वापसी में तुमको घर की बजाय कहीं और जाना पड़े, लेकिन हिम्मत से काम लेना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। एक बात और सुन लो, तुम्हारे ऊपर जो बीतेगी उसमें मेरा हाथ भी शामिल होगा। तुम घबरा मत जाना। अभी कुछ देर पहले मैं जानती हूँ, उसने मेरा जुमला काटते हुए कहा। तुम शायद उस दराज कद पुजारी की बात कर रहे हो जिसे तुमने सपने में देखा था। हाँ, लेकिन क्या उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं भी इस महफिल में शिरकत करूँगा? धीरज से काम लो। मैंने जो जाल बिछाया है, अगर वो इसमें फंस गया तो फिर असल कामयाबी का सेहरा तुम्हारे ही सर होगा, मनवाला ने मध्यम लहजे में कहा। मैं उसे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला किसी और ज़बान में दे चुकी हूँ। अगर मेरा दाव चल गया तो समझो डोर का वो सिरा भी मेरे हाथ आ जाएगा जिसकी मुझे एक अरसे से तलाश थी। मैं मनवाला के रूप में नज़र आने वाले जोगिया से उसकी बात का मकसद दरियाफ़त करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला। पुष्ट से किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा तो मैं तेज़ी से पलटा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सामने वही दराज का हट्टा कट्टा पुजारी खड़ा मुझे कीना तोड़ नज़रों से घूर रहा था, जिसे मैंने केक कटने से बेशतर गीता का पाठ पढ़ते देखा था। फिर कब मैं इससे बेतकल्फ़ी से कांधे पर हाथ रखने का सबब दरियाफ़त करता, उसने सपाट और सर्द लहजे में कहा, उस रोज़ तुम हमारे हाथ से बच गए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तुम किस दिन की बात कर रहे हो? मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। मनवाला खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई। पुजारियों से पंजा लड़ाने की भूल मत करो बालक, उसके तेवर खतरनाक हो गए। सीधी तरह बता दे कि उस संपोलिये की दूसरी आंख कहाँ है? तुम किस सांप और संपोलिये की बात कर रहे हो? मैंने उसे नफरत से घूरा। सांप तो 2-2.5 साल पहले ही कुचला जा चुका। मैं उस संपोलिये की बात कर रहा हूँ जिसकी दूसरी आंख ने उस रोज तुझे हमारे चुंगल से बचा लिया। दराज कद पुजारी ने मुझे 16 बार नज़रों से घूरा। आज मैं तुझे भागने का रास्ता नहीं दूंगा। मुक्ति चाहता है तो सीधी तरह मेरी बात मान ले। तमीज़ से बात करो। मैंने मुट्ठी भींचकर उसे घुरकी दी। तुम शायद किसी और के धोखे में मुझसे बिला वजह उलझ रहे हो। पुजारी को चक्कर देने की गलती कर रहे हो। क्या जीवन से मन भर चुका है तेरा? मेरा ख्याल है कि तुमने इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा भांग पी रखी है, जिसके नशे में उल्टी सीधी हाँक रहे हो। दराज कद पुजारी मुझे एक लम्हा तक हकारत भरी नज़रों से देखता रहा। फिर उसकी नज़रें अचानक इस अंदाज में चमकने लगीं जैसे उसने कोई गुमशुदा खजाना तलाश कर लिया हो। मेरी आंखें तेरे मन को टटोल चुकी हैं, उसने इस बार खौनख्वार अंदाज में कहा।
मैं देख रहा हूं कि इस संपोलिये की दूसरी आंख तेरे कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद है। अब भी मेरा कहा मान ले मूर्ख, इसे चुपके से निकाल कर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी घाट कड़ी करने होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहा है मेरी बात? मैं दराज कर पुजारी की बात सुनकर चौंका। मैंने नजरें घुमाकर मनवाला को देखा, लेकिन वह दूर दूर तक नजर नहीं आई। मैं समझ गया कि जोगिया की पुरस्कार कुव्वत ही ने पुजारी की रहनुमाई की होगी, मगर क्यों? उसके पीछे उसका क्या मकसद था? वो क्या चाहता था? सोच विचार में समय बर्बाद मत कर। पुजारी का लहजा और दुरुस्त हो गया। तूने शराफत से मेरी बात ना मानी तो मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं अभी जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था कि पुजारी मेरी जानब तेजी से लपका। उसी लम्हे अचानक बिजली चली गई, जिससे औरतों और बच्चों ने शोरोगुल शुरू कर दिया। मैं पुजारी के सामने से हटने की खातर तेजी से बाएं जानब लमका। उसी लम्हे किसी की कर्बनाक चीख की आवाज़ मेरे करीब से उभरी। अंदाज ऐसा था जैसे वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी चीख हो। मेहमानों में खुलबली मच गई। कोई मुझसे पूरी शिद्दत से टकराता हुआ गुजरा तो मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। अंधेरे में किसी कुर्सी से टकराकर किसी तड़पते हुए जिस्म पर गिरा। मेरे जहन में बेशुमार खदशात उभर कर गुडमुड होने लगे। मेरा हाथ किसी चच्ची शय से पर पड़ा तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। शायद वो चीखने वाले के जिस्म से भलभलाता हुआ खून था, जिसमें अभी मामूली हरारत मौजूद थी। लोगों का शोरगुल बढ़ता जा रहा था जब अचानक सारी लाइट्स रोशन हो गईं। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं निकला। मैं इस वक्त पुजारी के जिस्म पर उल्टा सीधा पड़ा था और उसके जिस्म से उबलता हुआ खून मेरे कपड़े रंगीन कर रहा था। पुजारी के सीने में एक चाकू ऐन दिल के मकाम पर दस्ते तक प्यूसत था। औरतों ने इस सूरत हाल को देखकर चीखना शुरू कर दिया। मैं भी बुखलाकर उठा। मेरे हाथ खून में रंगे हुए थे। नरेश चंद्र भी बुखलाए हुए नजर आए। अलबत्ता उनकी पत्नी की आंखों से नफरत झलक रही थी। उन्होंने सर्द आवाज में कहा, अब तू लोग पिंडत पुजारियों को भी अपनी नफरतों का निशाना बनाने लगे। मैं बुरी तरह बुखला गया। बहुत सारे मेहमानों ने मुझे पुजारी से बातें करते देखा था। मेरे चेहरे, लिबास और हाथों पर खून के छींटे भी इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी थे कि पुजारी के मुमकिन कातलों में से कानून का शुबा सबसे पहले मेरी ज़ात पर होगा। ये क्या हो गया पुत्र? नरेश ने मेरे करीब आकर सहमे हुए लहजे में कहा। मैं खुद भी हैरान हूँ अंकल कि अचानक ये सब कैसे हो गया। क्या तुमने? नहीं अंकल नहीं, मैंने तेजी से जवाब दिया। आज से पहले तो मैंने इस पुजारी को कभी देखा तक नहीं, और फिर किसी पुजारी से मेरा वास्ता भी क्या हो सकता है। अचानक कानून के रखवाले आ गए। किसी ने फ़ोन पर हादसे की इत्तला दी। बात चौंका नरेश चंद्र के घर की थी, इसलिए पुलिस के बड़े अफसरों ने भी उनके घर पहुंचने में खासी इजलत का मुजाहरा किया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर मेहमानों का बयान लिया गया। सब ने यही कहा कि मरने वाला पुजारी मेरे साथ बातों में मसरूफ़ था जब बिजली चली गई। उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं देख सका। हकीकत भी यही थी। मेरा ख्याल है कि आपको मेरे साथ थाने तक चलने की जहमत गवारा करनी पड़ेगी। एक डीएसपी ने मुझसे मुखातब किया। आप किस पर शुबा कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल? नरेश चंद्र ने डीएसपी से पूछा। अभी विश्वास से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डीएसपी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर सबसे बेशतर पुजारी को अस्पताल रवाना कर दिया और मेरे अलावा 2-3 अफराद को भी साथ लेकर थाने की सिमत रवाना हुआ। नरेश चंद्र मेरे साथ साथ थे। तुम कोई चिंता ना करो पुत्र, उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैं तुम्हें साथ लेकर ही वापस आऊँगा। अंकल, मैंने मध्यम लहजे में कहा, अगर ये खबर अखबार में आ गई तो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, परंतु तुम शांत रहो। तुम्हारे अलावा मुझे अपनी इज्जत और साख का भी ख्याल है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीएसपी ने मुझसे सवालात शुरू कर दिए। उसका लहजा मजहबी ही था, शायद इसीलिए कि नरेश चंद्र के अलावा 2-3 और मुअज़्ज़ज़ कारोबारी हजरात भी मौजूद थे। सारी कार्रवाई एक अलहदा बंद कमरे में होती रही। किसी को ये शुबा ना हो सका कि हमें वहाँ एक पुजारी पर जानलेवा हमले के सिलसिले में लाया गया था। मेरा ये बयान डीएसपी के हलक से नीचे नहीं उतर रहा था कि नरेश चंद्र के जन्मदिन के मौका पर ही मेरी और पुजारी की पहली मुलाकात हुई।
क्या आपने इससे पहले कभी उसे देखा भी नहीं? डीएसपी ने घुमा फिराकर फिर वही सवाल किया। जी नहीं, वो सालगिरह के मौके पर पहली बार मुझसे मिला था। वो आपसे क्या चाहता था? मेरा ख्याल है कि वो मुझ पर अपने किसी वाकिफकार का शुबा कर रहा था। मैंने कसमसाकर कहा। मैं खुद भी नहीं समझ सका कि वो जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा था उसकी हकीकत क्या थी। आपने बताया नहीं कि वो आपसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहा था। डीएसपी ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। वो किसी बच्चे की दूसरी आंख का मुतालबा कर रहा था। मैंने साफ गोई से काम लिया। उसका ख्याल था कि वो आंख मेरे कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद है। क्या आपने उस कोट की जेब दिखाई थी? मैंने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए कि वो बार बार जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा था उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो किसी जहनी फतूर में मुब्तला है। मैंने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, इसलिए कि मैंने पिंडाल में रोशनी होने के फ़ौरन ही बाद अपनी अंदरूनी जेब टटोल ली थी। पुरइसरार पेपर वेट वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे यकीन था कि जोगिया की पुरइसरार कुव्वत ने उसे फिर मेरी ज़ात से अलहदा कर दिया होगा। एक मौका पर उसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि वो पुरइसरार पेपर वेट ही बसात का सबसे अहम मोहरा है। क्या मैं आपकी जामा तलाशी ले सकता हूँ? डीएसपी ने सपाट लहजे में कहा। यह मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तौहीन होगी। नरेश चंद्र ने एहतजाज किया। जो कुछ हो चुका उसमें किसी और दश्त का हाथ मालूम होता है। हो सकता है आप दुरुस्त फरमा रहे हों, लेकिन मुझे ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। डीएसपी ने इनकसारी से काम लिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने बराह रास्त डीएसपी को मुखातब किया। आप मेरी इजाज़त से मेरी जामा तलाशी ले सकते हैं। नरेश चंद्र ने फिर कोई एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इशारे से रोक दिया। डीएसपी ने तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने मेरी जेबों से एक एक चीज़ निकाल कर देखी, लेकिन उसे कोई काबिल एतराज़ शय नहीं मिली। हैरत की बात है, उसने होंठ चबाते हुए कहा, कुछ रोज़ बेशतर ही मेरी इत्तला के मुताबिक आपका एक ऑफिस मैनेजर दुनिया से सदार गया और आज एक पुजारी काम आ गया। भगवान के कामों में मिनिश का कोई दखल नहीं होता। एक कारोबारी शख्स ने बुरा मुंह बनाकर कहा। डीएसपी ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कमरे में दाखिल होकर कोई कागज़ उसके सामने रख दिया। उस कागज़ के एक कोने पर मुझे खून का धब्बा नजर आया। क्या ये बयान उसने डॉक्टरों की मौजूदगी में दिया है? डीएसपी ने बराह रास्त इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया। यस सर, मैंने गवाहों के तौर पर उनके दस्तखत भी हासिल कर लिए हैं। इंस्पेक्टर ने कागज़ पर एक दो जगह निशानदही करते हुए जवाब दिया। खुद मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। अब क्या हो गया? नरेश चंद्र ने बेचैनी से पूछा। आप खुशकिस्मत हैं कि जख्मी होने वाले पुजारी ने होश में आकर अपना बयान दे दिया है। डीएसपी ने मुझे मुखातब किया। डॉक्टरों की गवाही और हमारे इंस्पेक्टर के तैयार करदा बयान के मुताबिक पुजारी ने यह भी इकरार किया है कि उसने आप पर भूल से किसी दूसरे का शुबा कर लिया था। उस पर हमला किसने किया था? नरेश चंद्र ने इत्मीनान का सांस लेते हुए सवाल किया। बयान के मुताबिक पुजारी ने किसी जाती वजूह की बिना पर खुदकशी की कोशिश की थी। डीएसपी ने कागज पर एक नज़र डालकर जवाब दिया, फिर उठते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि आप हजरात को जहमत उठाना पड़ी। अब आप जा सकते हैं। जाने से बेशतर आपको हमारे साथ एक मुआहदा करना होगा। नरेश चंद्र ने बेहद संजीदगी से कहा। अगर अखबार वालों को हमारे सामने लाए जाने की भिनक मिली या कोई खबर अखबारात में शाया हुई तो हम अपने एसोसिएशन की तरफ से पुलिस महकमे पर केस भी कर सकते हैं। ये हमारी इज्जत और साख का मामला है जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बात की नज़ाकत समझ रहा हूँ। डीएसपी ने उठकर नरेश चंद्र से हाथ मिलाते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, अखबार वालों को इन तमाम मामलात से दूर ही रखा जाएगा। पुजारी का क्या बना? इस बार नरेश चंद्र ने इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया। वो मूर्ख जिंदा है या परलोक सुधार गया? फिलहाल उस पर बेहोशी तारी है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसके मरने या जीने के बारे में पुलिस की बजाय अस्पताल के डॉक्टर ही कोई यकीनी बात बता सकते हैं। मैं घर पहुंचा तो सिर्फ मुलाजम जाग रहा था। माँ सोने के इरादे से अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं भी अपनी ख्वाबगाह में आ गया। वॉशरूम से लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो मेरी निगाहें यकलख्त बच्चे की एक आंख वाले पेपर वेट पर पड़ी।
जो ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद था। मेरा ख्याल था कि जब मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो उस वक़्त वो वहाँ नहीं था। मुमकिन है जल्दी में मैं उसे ना देख सका हूँ। बहरहाल मैंने उस पेपर वेट को आगे बढ़कर उठा लिया। दरवाजे को हस्बे मामूल अंदर से बंद करने के बाद मैं बिस्तर पर नीम दराज होकर बच्चे की आंख को देखने लगा, जो बेज़ाहिर बेजान नजर आ रही थी, लेकिन जोगिया ने उसके बारे में यही कहा था कि वो किसी मुर्दा बच्चे की एक जिंदा आंख है। मैं उस पेपर वेट को बेगौर देखने में मसरूफ था जब फ़ोन की घंटी बजी। मैंने दूसरी आवाज़ पर उसे उठा लिया। दूसरी जानब से मनवाला की मानूस आवाज़ उभरी। उसने जोगिया के बताए हुए मखसूस का कोड का हवाला देते हुए पूछा, थाने पर तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया गया? नहीं, लेकिन चिंता मत करो, दूसरी जानब से मेरा जुमला काट कर कहा गया। दराज कद पुजारी मरने से बाल बाल बच गया। वो मर जाता तो शायद तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाती। पुजारी पर कातलाना हमला किसने किया था? मैंने संजीदगी से पूछा। वो दूसरा पुजारी था जो तारीकी में वार करते ही निकल गया। दूसरा पुजारी? मैं चौंका। क्या दूसरे पुजारी से तुम्हारी मुराद वो पुजारी है जिसे मैं ख्वाब में दराज कद पुजारी के हिमरा देख चुका था? हाँ, वही था। लेकिन उसने अपने साथी को हलाक करने की कोशिश क्यों की? अभी इस उलझन में मत पड़ो, मनवाला ने सपाट लहजे में जवाब दिया। परंतु जो भी हुआ अच्छा हुआ। दूसरे पुजारी का बचकर निकल जाना भी हमारे काम आ सकता है। मुझे अब क्या करना है? मैंने कदरे बेचैनी का इजहार किया। फाखरा की शादी कार्ड तकसीम होना शुरू हो चुके हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर दरियाफत किया। मैं अब भी वही कहूंगी जो तुमसे पहले कहा जा चुका है, मनवाला ने संजीदगी से कहा। अगर तुम्हारे पिता की मौत का कारण मालूम हो गया और असल कातिल सामने आ गया तो बात बन भी सकती है। दूसरी सूरत में सुंदरी फाखरा भी किसी नागहानी मौत, क्या तुम भी उसे नहीं बचा सकते? मैंने तेजी से सवाल किया। बचाने वाला नीली छतरी पर बैठा है। जीवन की डोर उसी के हाथ में है। वो जब चाहे उसे तोड़ दे। मिनश उसके फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्या ये शादी किसी तरह इस वक्त तक टल नहीं सकती जब तक मेरे वालिद की मौत का मुअम्मा हल ना हो जाए? ऊपर वाले से प्रार्थना करो, वो चाहे तो मरे हुए को भी दोबारा जीवन दान कर सकता है। मैं उसके जवाब पर तलमला गया। हाथ मलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, मनवाला ने सपाट आवाज में कहा। जो भाग में लिखा जा चुका है उसे धरती की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। क्या डोर का वो सिरा तुम्हारे हाथ आ गया जिसकी तुम्हें तलाश थी? मैंने बात का रुख बदल कर कहा। अभी सिरा नहीं मिला, परंतु डोर जरूर हाथ आ गई है। सिरे की तलाश में अभी कुछ और पापड़ बेलने होंगे। रमेश की खामोशी के बारे में क्या कहोगे? मैंने पूछा। उसने मुझे अपने सामने घुटने टेकने की खातिर सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी थी। वो बड़ा चतर पिंडाल है, किसी गुफा पाताल में छुपकर पेच लड़ा रहा है, मनवाला बोली। तुम लापरवाह मत हो जाना। उसके जंतर मंतर के बैर उसकी शक्ति की तलाश में भटकते फिर रहे हैं, जिसने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है। क्या तुम्हारी शक्ति भी उसे नहीं खोज सकती? मैंने कदरे झल्ला कर पूछा। कल पूर्णमासी की शुभ रात है, मनवाला ने मेरी बात को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा। सुबगार बक्स के अंदर तुम्हें सफेद रंग की एक अनमोल मोती रखा मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पूर्णमासी की रात बड़ी शुभ होती है। मिनश आंख खुली रखे तो उस रात में बहुत कुछ पा सकता है। मैंने कहा था ना कि डोर का जो सिरा मेरे हाथ आते आते रपट जाता है, हो सकता है तुम्हारी पकड़ में आ जाए। मैं नहीं समझ सका कि तुम बार बार इस जुमले को क्यों दोहरा रहे हो। शरीर और आत्मा में धरती और आकाश जैसा फर्क होता है, मनवाला ने फिर गोलमोल अंदाज में जवाब दिया। जहां तक आत्मा की पहुंच होती है वहां मिनश नहीं पहुंच सकता, परंतु कभी कभी उसका उलट भी होता है। जहां मिनश पहुंच जाता है वहां आत्मा नहीं जा सकती। मैं समझा नहीं, मैंने कसमसा कर पूछा। अभी तक मेरी नजरें भी घुप अंधेरों के उस पार नहीं देख सकी। कुछ कांटेदार झाड़ियां मेरे रास्ते में आ रहे हैं। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई। मैं कदरे झल्ला गया। खोपड़ी की गर्मी पर काबू पाने की आदत डालो।
मनवाला ने ठोस लहजे में जवाब दिया, कल की रात तुम्हारे लिए बहुत शुभ हो सकती है। हट्टा कट्टा पुजारी भी तुम्हारे ही कारण मेरे हाथ आ गया। हो सकता है कल रात भी तुम्हारी उछल कूद मेरे रास्ते के कांटे हटा दे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सुनता रहा। पूर्णमासी का चंद्रमा जब पीछ आकाश पर चमकने लगे तो सफेद मोती उठाकर मुंह में रख लेना। मनवाला ने अपनी बात जारी रखी। बालक की जिंदा मुर्दा आंख वाला पेपर वेट जेब में रखकर घर से निकलना। सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात। मुझे कहाँ जाना होगा, जिधर भी बालक की बेअक्ल आत्मा ले जाए, परंतु इस बार जुबान खोलने की भूल मत कर बैठना, वरना मेरी शक्ति भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएगी। दूसरा पुजारी कहाँ है? मैंने सरसरी अंदाज में सवाल किया। नरक में, मनवाला झल्ला कर बोली। जितना कहा जा रहा है केवल उतना सुनो। लंबी छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो किसी खाई में मुंह के बल गिरोगे। फिर दूसरी जानब से सिलसिला मुंतके हो गया। मैं रसूल रखकर बिस्तर से नीचे आ गया। बच्चे की आंख वाला पुरइसरार पेपर वेट कपड़ों की अलमारी में रखने के बाद मैंने सिगार बक्स को खोलकर उसकी तलाशी ली। सुर्ख कागज को अभी उलट पलट कर देखा, लेकिन सफेद मोती या उससे मिलती जुलती कोई और शय नहीं मिली। मैं अलमारी बंद करके दोबारा बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन मैं अपने ख्यालात के ताने बाने जोड़ने में मसरूफ था जब फोन की घंटी ने मेरी तवज्जो अपनी सिमत मबजूल कर ली। हेलो, मैंने रसूल उठाकर संजीदगी से कहा। तुम्हें अब एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। दूसरी तरफ से मनवाला की आवाज़ सुनाई दी। उसने जोगिया का मखसूस कोड दोहराने के बाद ही गुफ्तगू शुरू की थी। मैंने आज रात के बारे में तुमसे जो कुछ कहा था उसका ध्यान रखना। तुम कोई बहाना बनाकर शाम होने से कुछ देर बाद घर से निकल जाना। पेपर वेट की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करना और चंद्रमा जैसे ही बीच आकाश पर आए सफ़ेद मोती मुंह में रखना। ना भूलना आज की रात तुम्हारे लिए बहुत शुभ मगर कठिन भी होगी। किसी बात पर अचंभे का अजहार मत करना, अपनी जुबान पर काबू रखना। तुमने कोई भूल चूक की तो फिर जोगिया तुम्हारे और रमेश के बीच दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? शाम को घर से निकलने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा? जहां तुम्हारा मन चाहे, परंतु बच्चे की आवाज़ पर कान लगाए रखना। आज उसकी किसी बात से इनकार मत करना। वो जैसा कहे वैसा ही करना। जिधर जाने को कहे बिना कोई सवाल किए खामोशी से उधर चल पड़ना। क्या तुम भी मेरे आसपास कहीं मौजूद रहोगे? दूसरी जानब से कोई जवाब देने की बजाय सिलसिला मुंतके कर दिया गया। मेरा जहन चौंका प्रताप वाली बातों में उलझ रहा था, इसलिए दफ्तर की फाइलों से मेरा दिल उचाट हो चुका था। शाम की चाय माँ के साथ पीने के बाद मैं एक दोस्त की शादी का बहाना करके घर से निकल पड़ा।